नमस्कार। आज आपका स्वागत है हमारे टेक टू क्रिएशंस के इस स्पेशल प्रोग्राम पे, जिसमें आज हमारे बहुत ही परम प्रिय कवि को हमने इंडिया से शामिल किया है। और ऐसा कोई भी हिंदी भाषी या नॉन हिंदी भाषी हिंदुस्तान में जो भी कविता को प्यार करने वाला है, ऐसा नहीं होगा जो हमारे सुरेंद्र शर्मा जी को न जानता हो। सुरेश शर्मा जी ने एक नया बिल्कुल कविता में एक प्रचलन किया, एक नया स्टाइल लाए, एक सटायर को, एक हास्य को, एक व्यंग को जो हिंदी कविता जगत में लाए हैं, ऐसा शायद और किसी ने नहीं किया था उनके पहले, और आगे भी इतना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मुझे उसमें पूरा डाउट है। तो इंग्लिश में एक शब्द है, सुरेंद्र जी हमें उसका हिंदी वर्ड नहीं पता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं ट्रेल ब्लेजर, राइट? यू आर द ट्रेल ब्लेजर ऑफ जो हरियाणवी स्टाइल की जो कविता है, और 4 लाइनों वाली। 4 लाइनों में आप इतना कुछ कह जाते हैं कि आदमी के समझ में नहीं आता कि यार ये कह क्या गए। तो उसमें हास्य भी होता है, संवेदन भी होता है, व्यंग भी होता है, सब कुछ उन 4 लाइनों में जो आप कैप्चर करते हैं, ऐसा कभी हमने तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं। सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा एक नया स्टाइल, जिसे हम लोग मार्केटिंग वर्ल्ड में कहते हैं, ब्रांडिंग कर दी है। तो आपका जो एक कवि का जो फॉर्म है, एक नया ब्रांड शुरू हुआ है, वो आपसे शुरू हुआ है। दैट्स व्हाई आई कॉल यू, आप ट्रेल ब्लेजर हैं। तो बहुत लोगों को शायद ऑलरेडी मालूम होगा, ये जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन कि आप हरियाणा में पैदा हुए, दिल्ली में पढ़े, और 2013 में आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो इसके पीछे बहुत एक लंबी यात्रा है जिसके बारे में हम आज जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। आशा है कि हम आपसे कुछ सीख सकेंगे, आपके कुछ बहुत सारी पर्सनल और प्रोफेशनल जो बातें हैं उसको जानने का मौका मिलेगा। तो आपका स्वागत, धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में। आपका भी सबका स्वागत है। So, सुरेंद्र शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जब मैं और मनोज दिल्ली आए थे, बहुत उम्मीदों से आपके घर आए थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप दिल्ली से बाहर गए हुए थे। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट जूम के थ्रू और बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हम लोगों को मिलने का मौका मिला। तो आपके बारे में ये बड़ी वाकई में बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे। रात के 12 बजे आए थे। सोया हूँ तब आप मिल रात के 12 बजे जरूर आए थे, लेकिन उससे पहले आपके बेटा और बेटी के साथ जरा घूम फिर रहे थे दिल्ली में। अच्छा लगा था, तो वेलकम वेरी मच। आपके बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हैं, जैसे मनोज ने बोला कि आप हरियाणा में पैदा हुए, एंड आपने अपनी स्कूलिंग श्री राम कॉलेज ऑफ आर्ट से की, और पद्मश्री से विभूषित हैं आप। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसा था, सुरेंद्र शर्मा जी एज अ पर्सन। कैसे, कहाँ पले बड़े हुए, बचपन कैसा था, और किस तरह से प्रभावित हुए या प्रेरित हुए ये हास्य व्यंग में जाने के लिए। तो थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताएं। बचपन में जैसा औरों का बचपन था वैसे ही था। मैं दिल्ली में पढ़ा, रामजय स्कूल में किया, फिर मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया। मैंने किसी दूसरे से बात करने में मुझे बहुत हिचक पैदा होती थी, क्योंकि मेरा काम सीधा स्कूल के टाइम में भी सीधा स्कूल से घर जाना, घर खाना खाना, और मेरे फादर का काम था दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग का, आयुर्वेदिक दवाइयों का। तो फादर कहते थे उसके बाद वहां आ जाना, दिल्ली में फैक्ट्री थी। मैं क्या करूंगा, बोले गोली बना लेना, बोतल साफ कर लेना, लेबल चिपका लेना। तो कभी उन्होंने खाली नहीं बैठने दिया मुझे। और जब हायर सेकेंडरी पास की तो उन्होंने मुझे बैग थमा दिया कि पूरे राजस्थान में, हरियाणा के अंदर जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ की दुकानें थी उसमें माल बेचना और उनसे ऑर्डर बुक करना, उनसे पैसे कलेक्ट करना पिछले माल के, और फिर रुकने का भी स्थान पिताजी तय करते थे। इस धर्मशाला में रुक जाना और इस ढाबे में खाना खा लेना, क्योंकि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता था। अच्छा। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि पता लग जाए कि इस दुकान में अंडा भी बनता है,
तो उसमें भी नहीं खा सकता। मुझे वो एक एलर्जी समझ लो, या मेरे संस्कारों में ये बात थी। अच्छा, कि तो ये मैंने कभी आपको इम्पोज्ड नहीं था ये? हाँ, बस वो टाइम था, क्या पूछूं, ढाबे में जाता था, पूछता भाई अंडे की कोई चीज है क्या, नॉन वेज है क्या, बोले नहीं साहब हमारे यहाँ कुछ नहीं डलता। तो उस ढाबे से फिर खाना खाता था। तो जिंदगी में पिताजी ने मुझे निठल्ला बैठना नहीं सिखाया, बहुत अच्छा। काम करते हुए सिखाया। हाँ जी। और फिर श्री राम कॉलेज में सेकंड ईयर में एक ऐसे गिरोह से मेरा सामना पड़ा कि जिसने मुझे, कॉलेज तो गया लेकिन क्लास में नहीं गया। मतलब कॉलेज की अटेंडेंस 100% होती थी और क्लास की अटेंडेंस उतनी होती थी जितनी हम मैनिपुलेट कर लेते थे लेक्चरर से। ये क्लास में आएंगे तो और छात्रों का नुकसान होगा, इन्हें अटेंडेंस दे दो और इस क्लास से बाहर ही रखो। तो उसका नतीजा ये हो कि मैं सेकंड ईयर में फेल हुआ। तो मेरा जितना भी ग्रुप था लगभग 5-6 लोग, उसमें एक बेईमान छात्र था, दोस्त था हमारा, जो हमारे साथ सुबह से शाम तक हंसी मजाक में रहता था और चुपचाप घर जाकर के पढ़ लेता था। वो पास हुआ, बाकी सारे के सारे हम लोग सेकंड ईयर में फेल हुए। उस सेकंड ईयर के फेल होने ने सुरेंद्र शर्मा को जन्म दिया। वाह, अरे वाह। उसमें अगर मैं फेल पास होता तो कहीं सीए हो रहा होता, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा होता या अपना दवाइयों का काम संभाल रहा होता। लेकिन फेल होने ने मेरी जिंदगी में एक नया रिवॉल्यूशन मुझे पैदा किया। अरे वाह, ऐसा तो कभी नहीं सुना कि आदमी फेल होने से सक्सेसफुल हो जाए। हाँ। तो फेल होने के बाद क्या ऐसा चेंज हुआ कि कैसा आपको? फेल होने का ये फायदा हुआ ना कि हम सुबह से शाम तक कुछ नहीं करते थे, एक दूसरे की टांग खींचते थे। अच्छा। और इस हद तक खींचते थे कि अगला ग्रुप छोड़ करके चला जाए। तो जो ग्रुप में हमारा नया व्यक्ति शामिल होता था, वो मुश्किल से एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाया और उसको वापस ही जाना पड़ा। तो जो बच गए उसमें से 6-7 लोगों में से मैं था एक हमारा ग्रुप लीडर प्रहलाद गुप्ता था, जो कि ऑर्केस्ट्रा को दिल्ली में, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया उसने। बहुत बड़ा संचालक था वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी का, बहुत बड़ा विट्टी था, उससे ज्यादा विट्टी आदमी मैंने नहीं देखा। उस ने हमें पैदा किया, इसकी वजह से हम हास्यरस के पैदा हुए। अच्छा अच्छा, तो मैं तो पूछने वाला था कि बाकी सारे कवि तो नहीं बन गए? कवि नहीं बने कोई। तो जो कवि, जब आप किस उम्र से आपने वो ये छोड़ने के बाद कब आपने शुरू किया प्रोफेशनल उसमें? श्री राम कॉलेज में दाखिला लिया और 66 में पास किया। 3 साल का कोर्स चार्ज कोर्स में किया था मैंने। और क्योंकि दवाइयों का खुद का ही काम था, तो ये तो था नहीं कि मुझे नौकरी करनी, यही था कि वो काम संभालना है मुझे। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सही बात। फिर कभी सम्मेलन में शुरू में कॉलेज के अंदर जब बात 63 में मुझे कोई नहीं जानता था, 64 के एंड तक पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी जानती थी। वाह। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चुनावों के अंदर लाउड स्पीकर अलाउड नहीं थे। और मेरी आवाज इतनी तेज थी कि मैं सड़क से भी चिल्लाऊं तो रूम तक पहुंचती। वाह। कई कॉलेज के जो चुनाव लड़ते थे वो मेरे दोस्त प्रहलाद से कहते थे, यार तुम अपना भोंपू हमें 2 दिन के लिए उधार दे दो ताकि मैं उनकी पब्लिसिटी कर सकूं। तो जिंदगी वहां से शुरू की। और फिर 65-66 में एक दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन में उप मंत्री बना। फिर कवि सम्मेलन कराता था एक, जिसमें बम्बई से रामरेख मनर एक फिल्म स्टार को लेकर आते थे। कभी पृथ्वीराज कपूर आए, कभी कोई महमूद आया, कभी कोई भी आए।
तो उसमें क्योंकि मैं होता था, कवियों को बुलाता था, तो खुद भी एज ए कवि होकर के अपने आप को प्रस्तुत करते थे। और क्योंकि पॉपुलर इतने थे कि और सारा अपना समाज का आदमी 2-4 हजार बैठते थे जहां हम रहते थे। फूट करने की उम्मीद ही नहीं होती थी किसी की, ना हिम्मत होती थी। ना हिम्मत होती थी। और मुझे जो संचालक थे मनर्जी तब बुलाते थे जब फिल्म स्टार जो है मंच से उतर करके बाहर जाता था कि अब ये हुट हो जाएगा। अब वैसे तो बल्ला निकाल नहीं सकते थे, पर उसमें भी मैं जम जाता था। तो वहां से जिंदगी का सफर शुरू किया। पहली बार जब बंबई गया तो अपने दोस्त को ले गया, 500 रुपए का पेमेंट, 700-800 वो ले गया, 500 मेरे भी खत्म हो गए, 700 उसके भी खत्म हो गए। और फिर तब जाकर के मैंने कहा अब तेरे साथ नहीं आऊंगा। बोले तू क्या नहीं आया, तुझे तो वो खर्च हुए जो तुझे मिले थे, मेरे तो अपनी जेब के गए। वहां से जिंदगी का सफर शुरू किया और अभाव में जिंदगी नहीं जीती कभी। अच्छा। और कभी सम्मेलन में मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभाव में इसलिए नहीं जी कि मैं अपनी स्थिति से सदैव संतुष्ट रहा। आज भी जो मेरी स्थिति है, मैं मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मेरे से बाद वाले मुझसे ज्यादा पेमेंट ले रहे हैं। कई कहते भी यार वो तुमसे ज्यादा पेमेंट ले रहे, तो मैंने कहा मैं भी तो जो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है उससे ज्यादा ले रहा हूँ। क्या टेंशन हो रही? देखने का नजरिया है। आपकी सुख पहले किसे कहते हैं? सुख हम उसे कहते हैं जो मेरे पास नहीं है। एक ही परिभाषा है। मेरा सुख ये है कि मेरे पास 1 करोड़ हो। 1 करोड़ होते हैं वो सुख 5 करोड़ पर शिफ्ट हो जाता है। राइट। मेरा सुख ये है कि मुझे जिंदगी में हेमा मालिनी मिल जाए। मिलते ही वो दूसरी हीरोइन पर शिफ्ट हो जाएगा। सही बात है। हाँ, धर्मेंद्र दूसरे, हम उसको सुख नहीं मानते। हम सुख मानते हैं उसको जो दूसरे के पास है। और मैंने सुख उसको माना जो मेरे पास है। तो इसलिए मुझे कभी भी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। बहुत सही बात कही है। और वो एक जिंदगी का लक्ष्य है। मुझे मेरी 2 गाड़ियां, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, वो मुझे सुख नहीं देती। मेरे सगे भाई की 3 गाड़ियां मुझे तकलीफ देती। दुख की वजह ये नहीं, दूसरों का सुख मेरा दुख हो गया, तब जाकर के इस मुल्क में तकलीफें बढ़ी। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। गर्मी के अंदर छत पर सोते थे। बहुत गर्मी होती थी, दरी के ऊपर पानी छिड़क दिया, सो लिया और नींद आती थी। आज घर में एसी है, गाड़ी में एसी है, ऑफिस में एसी है, पर क्यों नहीं आती शाम को नींद? क्यों नहीं रात को हमें अच्छी नींद आती है? क्योंकि हमसे ज्यादा जिसके पास है वो हमारे दिमाग में हर समय खटकता रहता है। बहुत सही मेरा मानना है कि जो आपके पास है, यू आर द बेस्ट प्लेस्ड पर्सन। जब तक ये सोचते रहेंगे तब तक आप सुखी रहेंगे। बहुत सही। आपसे एक बात पूछनी है। अगर मैं नीचे देखता हूँ तो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों में 125 करोड़ से ऊपर, 125 करोड़ से ऊपर ये बातें मुझे सुख नहीं देती। मेरे से ऊपर जो 5 करोड़ है वो तकलीफ देने की वजह होगी। ऊपर देखना शुरू कर दो, तकलीफ में रहोगे। जिस दिन नीचे देखोगे आप सदा सुखी रहोगे। बिल्कुल सही है। चेतना, आपसे क्वेश्चन पूछना है। हाँ, ये पूछना है कि आपने जब शुरुआत की अपने लिखने की, आप कह रहे थे कि आपकी कविताएं बहुत पॉपुलर थी, लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, बहुत सारी फॉलोइंग थी। तो लेकिन आपको लोग सिर्फ आपकी 4 लाइनों के लिए जानते हैं, जो कि हमेशा बोलते हैं 4 लाइनें सुना रहा हूँ। तो वो ट्रांजिशन कैसे आई? कैसे आप हास्य रस की तरफ मुड़े? या आप शुरू से ही हास्य लिखते थे? नहीं, वो 2 साल का जो पीरियड हमारा कवियों का दोस्तों के साथ रहा, उसमें हास्य के अलावा गंभीरता हो ही नहीं सकती। अच्छा। वो मतलब पूरी ट्रेनिंग ही हास्य की।
और यहाँ तक रहती थी, शर्त लगा लेते कि तुझे घोड़ी पर तू बैठा है, तुझे रुला कर छोड़ेंगे, और उसे रुला कर लाख कोशिश कर ले। अच्छा। तो उसमें हमारा एक तरह का वो होता था। फिर बाद में उसकी सही बताने के लिए उससे पैसे भी वसूल करते थे पार्टी के लिए। वो तो ये हमारी तो ये आपको हास्य रस कहाँ से, आपके जीन्स में था? आपने कैसे एकदम से उभरा, कैसे कैसे आपको आया? लगा कि हाँ। नहीं, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, आपकी जिंदगी में भी हास्य आ जाएगा। हाँ। ये तो ठीक है। अगर सही बात। विनोद कभी भी हास्य नहीं लिख सकता, या तो वो सैटायर लिखेगा, हाँ। या किसी को चोट पहुंचाने वाली बात हम्म। मैं कभी फ्रस्ट्रेटेड रहा ही नहीं, तो इसलिए मुझे जिंदगी में हास्य रहा। और तो हास्य वो आदमी लिख सकता है जो अपने ऊपर भी व्यंग बर्दाश्त कर सके। अगर आप अपने ऊपर व्यंग बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको हास्य लिखने का कोई असर नहीं। सही बात है, सही बात। और मेरा मानना है कि हास्य वही व्यक्ति लिख सकता है जो आंसुओं की कीमत जानता हो। वाह, अरे क्या वाह, बात क्या कही है, बात कही है आपने। क्या बात कही है। जो आंसुओं की कीमत नहीं जानता वो हास्य नहीं लिख सकता। और हास्य बहुत बड़ा जहर भी है। हाँ। एक द्रौपदी की गलत हंसी ने महाभारत कराया था। सही बात है। और मैं बहुत दूसरी सही। बात और से कहता हूँ, हास्य और उपहास में बहुत फर्क है। हम उपहास करते हैं, हम दूसरे का मखौल उड़ाते हैं, तो वो कोई अच्छा हास्य नहीं है। राइट। हास्य और अट्टहास में फर्क है। अट्टहास वो होता है जो दूसरे को पीड़ा दे करके आपको मिलता है। जो सैडिज्म आदमी होते हैं, सैडिस्ट होते हैं, वो दूसरे को तकलीफ देकर हंसना चाहते हैं। राइट। आपने रामायण में देखा होगा कि रावण जब सीता को ले जाता है तो अट्टहास करते हुए जाता है। हाँ। तो अट्टहास हास्य एक ही शब्द नहीं है, विपरीत शब्द है। बिल्कुल सही कहा है। पीड़ा से उपजे वो अट्टहास होता है। ये मैं कहना चाहता था, आपकी जो कविता है उसमें मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, हास्य था। आपने अपना मजाक उड़ाया, अपने वाइफ के बारे में, पत्नियों के बारे में इन जनरल बहुत कुछ कहा, लेकिन कभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था। हास्य था लेकिन उसमें दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं थी। वो आपने बहुत बखूबी निभाया है। जैसे मैंने पत्नी पर बहुत कविताएं लिखी, पर उसमें उसके साथ हास्य किया है, उसका उपहास नहीं किया। हाँ, बिल्कुल सही बात। और नोक झोंक में मैंने अपने को ही डिग्रेड किया है। एग्जैक्टली। तो डिग्रेड नहीं। हाँ। तो इसलिए महिलाएं जो भी है वो मैक्सिमम मेरे हास्य को पसंद करती हैं कि अंतिम लाइन में मैंने अपने आप को ही डाउनफॉल में ला कर गया। बिल्कुल सही। तो उसमें जैसे कि मैंने पत्नी से कहा, देख काठ कबाड़ खरीदने वालों आयो है, एने के जवाब दूं या बतलाओ। घरवाली बोली, जवाब देने की क्या जरूरत है, उसके साथ ही चले जाओ। तो आपके लिए कविता लिखना क्या है? एक प्रोफेशन, एक इमोशनल आउटलेट, या एक पैशन, जुनून? ये मेरे ख्याल से तीनों ही है। प्रोफेशन इसलिए कि मेरा घर खर्चा इसी से चलता है, और इसको मैं पैशन और इसकी तरह से इसलिए लेता हूँ कि जो कुछ मुल्क में घट रहा है या जो कुछ आपस में घट रहा है, एक जागरूकता मुझे पैदा करनी है। मैं वो बात नहीं करता जो अतीत में होती है। मुझे आप ये कहो कि आपने किस दिन पहले कविता पढ़ी थी, मुझे याद नहीं, क्योंकि नपुंसक कौमें अतीत की ओर झांकती हैं, जो बहादुर होते हैं वो आगे की तरफ सोचते हैं। वाह, क्या बात करी है, क्या बात है। ये तो मैं इस बात पे ताली होनी चाहिए, ये आपका कोट लगेगा। ये कोट आपका। मैं अपनी तरक्की के लिए
हमारे यहाँ राम थे, हमारे यहाँ कृष्ण थे, हमारे यहाँ बुद्ध थे, महावीर थे। आप क्या हो? क्या हमारा गौरव पीछे झांकने से होगा? क्या हम आगे नहीं करें बढ़ेंगे कि आगे वाली आने वाली कौम जो है हमारा चर्चा करें? हमारे देश के सब नेता कहते हैं देश में राम राज्य लाएंगे। मैंने कहा ये क्यों नहीं कहते कि देश को 5000 साल पीछे हाँ, एक ही पीछे बात है। जाने में हमारी बढ़ोतरी थोड़ी है, आगे आने वाली ये देश में हम वो तरक्की लाएंगे। जिन जिन मुल्कों ने आगे देखना शुरू किया वो तरक्की कर गए। सही बात। जो लोग पीछे झांकने लगे वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि जायदाद को कब तक भुनाते रहेंगे, उसको कब तक खाते रहेंगे, ये सोच कभी भी हमारे अंदर पैदा नहीं। तो मुझे आपकी कविताएं सुन के ऐसे ही लगता है कि आप में बहुत कुछ अंदर एक दर्द भरा हुआ है देश के लिए, एक संवेदना जिसे कहते हैं ना, वो उभर के बीच बीच में आती है, कभी कभी आती है। तो हाथ से आपके लिए आप जीवन में है कि जीवन बहुत संवेदनशील है, लेकिन हाथ से मोस्टली कविताओं में आता है, क्योंकि that's what masses want, that's what people want, right? लोग चाहते हैं कि हाँ हंसना, हम जाएं सुरेंद्र शर्मा जी का नाम सुने तो वो हंसने लगते हैं। तो वो ब्रांड बनाए रखने के लिए, वो इमेज बनाए रखने के लिए आपको जबरदस्ती हाथ से हमेशा लाना पड़ता है, जबकि अंदर आपका दिल जल रहा है, आप की संवेदना इतनी है देश के लिए, अपने लोगों के लिए। मैंने आपकी कुछ कविताएं सुनी है जिसमें आंसू निकल आए, लेकिन लोग उसको याद कम रखते हैं, हास को ज्यादा याद रखते हैं। सबको वो करवा चौथ वाली कविताएं याद होंगी, सबको वो एक्सरसाइज वाली कविताएं याद होंगी, लेकिन जो आपने आम आदमी के लिए लिखी हैं वो याद नहीं रहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मकसद हंसाना नहीं है, किसी मकसद से साधु तो हंसाना सार्थक है। मेरे पीछे उसका एक एम होता है हंसाने का। हाँ, बेवजह नहीं हंसा। मैं व्यापारियों को कहता हूँ कि आप एक बात देख लो, आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार को से खाना चाहते हो कि व्यापार को खाना चाहते हो? मकसद क्या है? और जिंदगी में व्यापारियों को ये एक ही बात कहता हूँ, व्यापारी की कमीज मैली रह जाए, उसका अकाउंट मैला नहीं रहना चाहिए। बहुत सही। हम सब लोग व्यापार के अंदर अपनी कमीज उजली कर लेते हैं और अपने अकाउंट मैले कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर एक को कहनी पड़ती। धर्म से राजनीति को भी कहता हूँ, धर्म को कंधे पर बैठा कर राजनीति में आओ, धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति में बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुरेंद्र जी, आप तो बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो कोई धर्म को के जरिए हम, धर्म के जरिए हम बढ़े। धर्म इसलिए बना कि हम मनुष्य बने रहे। कोई भी धर्म बना क्योंकि हमारे में सोचने की क्षमता थी, इसलिए उसने एक गाइडलाइंस तय की जिससे हम मनुष्य बने रहे। फिर हमने कहा नहीं, हम धर्म को बढ़ाएंगे, उसके जरिए बढ़े, हम उसको बढ़ाने का ठेका लिया। फिर हम धर्म को भुनाने लगे, आजकल हम धर्म को भून करके खा रहे हैं। बहुत अच्छे। तो हमारी सोच ने इस हद तक हमें ला दिया, और आज जितने भी खून बहे हैं, मैक्सिमम खून धरती पर धर्म की वजह से, धर्म के नाम पे ही बहते हैं। हाँ। बिल्कुल, हर धर्म में ये कहता है भाईचारा हो। इससे अच्छा तो हम लोग अगर नास्तिक होते तो बेहतर होते। तो नास्तिक आदमी ने एक बूंद लहू की नहीं भाई संसार के अंदर। लहू बहा है वो धर्म के लोगों ने, मानने वालों ने बहा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं सच बोलूंगी, जब ये प्रोग्राम आज हम रिकॉर्ड करने वाले थे तो मुझे लग रहा था कि बड़ा हंसी मजाक होगा, बड़ा हास्य रस होगा, क्योंकि हमेशा जैसे मनोज ने बोला कि आपका नाम आता है तो लोग खुश हो जाते हैं, लाइक हंसने लगते हैं, अरे वाह सुरेंद्र शर्मा जी आज कुछ मस्ती करेंगे। पर आपसे बात करके तो मेरा मन लाइक जिसे कहते हैं सच में गदगद हो गया कि कितनी डेप्थ है आपकी बातों में, कितनी सच्चाई है और कितनी लाइक संवेदनशीलता है। तो बहुत खुशी हुई आपसे ये सब बातें सुन के। मुझे भी नहीं हुई। अभी होगी, अभी आगे आगे देखते। अभी होगी, क्योंकि एज अ वुमेन जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ ना, उससे बहुत तकलीफ होगी। मैं ये पूछने वाली हूँ, आप बीवियों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्यों उनको इतना तंग करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं? पहली बात तो ये,
बीवियों के पीछे नहीं पड़ा रहता। हर एक जो है पत्नी की तरफ से डेपुटेशन पर काम करता है। काम करे, कमाई लाए, फिर बीवी को दे, फिर अपना जेब खर्चा उससे ले। यार बाउंडेड लेबर पत्नी की तरफ से, ये अक्सर मैंने देखा है। और हाँ। फिर दूसरी बात ये कि पत्नियों पर इसलिए लिखता हूँ कि जो मेरी पूरी कमाई खा जाए उस पर मैं नहीं लिखूं तो किस पर लिखूं? जो वो ये कि पति ने अपनी पत्नी को कहा, लॉटरी निकल आई, 100 रुपए की खरीदी थी मैंने 1 लाख रुपए की। तो पत्नी ने कहा वो तो ठीक है, 100 रुपए आए कहाँ से तेरे पास, ये बता। उसका हिसाब दे। 100 रुपए का खर्चा जिसे मुझे जानकारी नहीं है वो हुआ कैसे, ये सही बात है, बहुत सही कहा है, बहुत सही कहा। पति बेचारों को तो सपने में भी होशियार रहना पड़ता। हाँ। औरतें तो बिल्कुल कोई होशियारी नहीं रखती, पति 100% उसको ध्यान में रखता। कैसे? वो पति सपने में बड़बड़ा रहा था, रूबी रूबी रूबी। तो पति ने उठाया उसे रात को, बोले कौन है रूबी? पत्नी गड़बड़ा गया बिल्कुल, बोले कुछ नहीं, वो क्या है कि कल रात को मैंने एक रेस कोर्स में सपने में गया था, तो वहां एक रूबी नाम की घोड़ी थी, उस पर पैसे लगा दिए थे। तो रेस चल रही थी सपने में, तो मेरी घोड़ी पीछे रह गई थी, तो मैं उसे बढ़ावा दे रहा था सपने में, रूबी रूबी रूबी। पत्नी बोली ठीक। तो अगले दिन पति आया शाम को घर, बोले मेरा कोई फोन आया था। बोले तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था, जरा तू बात। मैं तो सपने तक में भी होशियार रहना पड़ता है। बहुत सही। तो सुरेंद्र जी, एक राज बताइए आज। आई थिंक आपने बता दिया है पहले, जब आप बचपन की बातें कर रहे थे, जैसे आप अपने पिताजी के बेटे सुरेंद्र से बदल कर सुरेंद्र शर्मा हुए थे। तो आपका जो गैंग था, जो जिसमें आप शामिल थे, उसमें हंसने पर वो कंपटीशन होता था, तो आपने उसी से सीखा कि ये जो आप डिलीवरी करते हैं बगैर हंसे हुए, आप चाहे दुनिया हंस रही हो, आपके चेहरे पे एक क्षण भी मुस्कान नहीं आती है, ये आर्ट आपने कहाँ से सीखी है? ये आर्ट नहीं है। हाँ? क्या है? आदमी को हर काम सीरियसली करना चाहिए, चाहे वो हंसी का ही हो। सीरियस काम को भी हंसी में करते, इसलिए वो काम हो नहीं पाता। अगर मैं कोई एक्शन वैक्शन करूंगा, हंसूंगा, तो देखने वालों का, श्रोताओं का ध्यान मेरे एक्शन पर भी रहेगा, मेरे हंसी पर भी रहेगा। अब मैं कोई एक्शन नहीं करता, कोई वो नहीं देता, तो जो मुझे सुनते हैं उनका 100% ध्यान मेरे शब्दों पर होता और किसी बात पर नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात कही है। एक्चुअली वो जो थिएटर में भी उसी तरह से होता है ना, जो हम लोग थिएटर करते हैं उसमें भी यही है कि अगर बहुत ज्यादा एक्शन करो तो बोलने वाले का डायलॉग और वो सब का वैल्यू खत्म हो जाता है। सब उससे निगाह हटती है, उसकी निगाह हटती है। हाँ जी। तो आपके ऊपर हम लोग यही सिखाते हैं, या 60% ध्यान रहता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सीरियस रहते हैं, ना कोई एक्शन करते, ना हाथ की मूवमेंट है, तो 100% आपकी वर्डिंग पर उसका ध्यान जाता है। और 100% आप शुरू से ही ऐसे थे? आप शुरू से ही ऐसे करते थे? एक तो शादी हो गई, इतने साल हो गए, तो वैसे भी हंसी की कोई ऐसे कारण नहीं दिखाई कि आप ये तो मुझे बताओ ना, क्यों हंसे, किस पे? एक बार सिर्फ जिंदगी में उम्मीद है कि मुझे मिसेस शर्मा से मिलने का मौका मिलेगा। जिससे मुझे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। पर आप
तो पति है ना, शायद हमें अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए। ना आपको मिल जाएगा, आपका परिचय मेरी बेटी से है ना, तो उससे तो हाँ उसकी वजह से मिल जाएगा। हाँ तो इसमें एक एक विचार आया कि हास्य आप अपने जीवन में एवरीडे लाइफ में भी रखते हैं कि वो कविताओं में ही निकलता है? मैं जिंदगी में, मेरी लाइफ में हास्य रहता है। अच्छा, तो उसको घर में मैं, भी? नहीं घर में तो मेरी किसी से बात होती नहीं। अच्छा हाँ, घर में मैं अपने कमरे में अकेला रहता हूँ, और अच्छा। मैं हास्य करता नहीं हूँ वैसे नॉर्मली, पर अंदर हम्म। मेरे हास्य रहता है, क्योंकि अच्छा। जितना मेरा मुझे पेमेंट मिलता है उसे फालतू में क्यों बर्बाद करूं। हाँ, देने वालों को भी अच्छा लगेगा कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं ऐसे आपकी ये अगर आप बिगर पेमेंट के तो फायदा क्या होगा। मेरे सो पिता ने मेरी कविता आज तक नहीं सुनी। अरे अच्छा। क्यों? मेरी माँ भी 92-93 साल की है, उन्होंने कविता नहीं सुनी। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों? क्यों? मैं फादर बैठे सामने, तो मैं हंसी की बात कैसे कर लूंगा। हम्म। हाँ वो एक माँ बैठी है, मैं हंसी की बात कैसे कर सकता हूँ। ये आपके तो दिमाग में वैसा वो एक इमेज जो बना ली है। है कि हाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जैसे हाँ। बुजुर्गों के सामने पहले कोई सिगरेट पी सकता था, शराब पी नहीं सकता नहीं था, नहीं नहीं। नहीं नहीं। है। इसी तरह अगर मेरे बाप की महफिल बैठी हुई है, वो लोग बैठे हैं, अगर हम्म। मुझे पता लगे मेरे पिता कब बैठे हैं मेरे प्रोग्राम में, मैं हंसा ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा। टू द वाह। पॉइंट बात करें कि जिंदगी में कभी भी फादर से 2-4-5 मिनट से कभी ज्यादा बात नहीं, उन्होंने बुला लिया और जो कहना था कह दिया, वो ऑर्डर है, उसमें कोई बट नहीं। आज मेरी माँ मुझे कुछ भी कह दे तो उसमें कोई सवाल नहीं कर सकता मैं, जब वो ऑर्डर है। पत्नी कुछ भी कहेगी, बच्चे कुछ भी कहेंगे, उसको मैं जरूरी नहीं मानू, मैं तर्क करता हूँ, उस पर कहता हूँ नहीं ये गलत है, लेकिन उन्होंने जो कह दिया उसको मैं गलत नहीं कह सकता। जो उन्होंने कह दिया दैट इज ऑर्डर, बस। हाँ, वो तो है। और मेरे बच्चों वो से मेरी ज्यादा बात नहीं होती, बस टू द पॉइंट। जब वो भी उन्हें कोई काम होता है तब वो आ जाते हैं, बात करी और वापस गए। निकल दिया। मेरे फादर ने मुझे बुला लिया, 5 मिनट में छुट्टी कर दी, तो मैं गनीमत मानता हूँ कि आज बहुत सल्टे, सस्ते में सल्टे। सो मजाक की बात एक तरफ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी कामयाबी में, आपकी सक्सेस में, आपके जो आपने अपना पैशन फॉलो किया उसमें आपकी वाइफ का कितना हाथ? नहीं, जो सक्सेस की प्राप्ति में उसका हाथ है, मतलब जो कमाई आई उसको सक्सेस में जो प्राप्त हुआ उसमें उसका पूरा हाथ है। अच्छा। मैं भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखता। अरे वाह। इसलिए नहीं रखता कि वो मेरे ऊपर भरोसा रखता है। वाह। आप किसी के यहाँ नौकरी कहो कि मैं उसके ऊपर भरोसा हूं, इसके अलावा आपके पास चारा क्या है। राइट। भगवान पर भरोसा रखो, इसके अलावा आपके पास चारा क्या। आप बिरला के नौकरी कर रहे हो, उसको भरोसा रखो, बिरला तुम पर भरोसा रखता है कि नहीं ये देखेंगे। इस राइट। लायक बहुत बनो सही। कि भगवान तुम पर भरोसा रखे। उसमें से कोई एक निकलता है करोड़ों में। कोई नानक निकलता है, कोई कबीर निकलता है, कोई मीरा निकलती है, कोई महावीर निकलता है, कोई बुद्ध निकलता है, जिस पर भगवान भरोसा रखता है। तो हाँ। बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लो। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, और मैं मंच पर भी कहता हूँ कि मैं ईश्वर से बड़ा हूँ। ईश्वर से इसलिए बड़ा हूँ कि मेरे अंदर रहता है। जो हाँ। मेरे अंदर रहता है मेरे से बड़ा कैसे हो जाएगा। अगर वो चाहे मुझसे बड़ा होना तो अपना अंदर में हाँ। धार्मिकता शरीर के अंदर की प्रक्रिया है। उसके बाहर जो हम सब कहते हैं वो सारा ढोंग है। अगर हम अंदर से धार्मिक नहीं है तो बाहर से दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। मंदिरों में जाता हूँ, हर एक जगह लिखा था ये कमरा इसने बनवाया, ये कमरा इसने बनवाया, ये सीढ़ी इसने बनवाई, ये उसने बनाई। तेने दान कहाँ दिया, तेने तो विज्ञापन दिया है।
सही बात है। काम कैसे कह सकते हैं हम लोग? 100% एग्री, 100%। वो ईगो है, अपना अपना अंदर का ईगो है जिसको बाहर लाना था। वो लोग अपना नाम लिखवा के ईगो को सामने दिखा दिया है। इसका एक छोटी सी कथा है। एक आदमी ने जिंदगी भर भगवान का नाम ले लिया, पूरा शहर उसे नास्तिक कहता था। एक दिन पत्नी ने उठाया उसे कि बड़े नास्तिक बनते हो, कभी भगवान का नाम नहीं लेते। रात को गजब हो गया, कल रात को तुम्हारे सपने में तुम्हारे मुंह से राम निकल गया, अब तुम क्या करोगे? तो उस आदमी ने एक वाक्य कहा, प्राण छोड़ दिए। उसने कहा, जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा? वाह वाह, क्या बात है। तो आपकी धार्मिकता की सोच जो है, आपने वो मान ली है जो कि दूसरे कह करके चले गए। आप वो सोच सकते हैं जो दूसरे नहीं कह कर गए। ये लोग कहते हैं कि संदेश दीजिए। मैंने एक ही संदेश है देशवासियों को, जितने संदेश देने वाले उनसे बच कर रहे। अपने खुद के निर्णय लें। आप अगर खुद के निर्णय लेते हैं तो आप रास्ता बनाने वाले होते हैं। जब दूसरे के निर्देशों पर चलते हैं तो दूसरे के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। अपना मार्ग बनाने की कोशिश करो, ना कि दूसरे के मार्ग पर चलो। शर्मा जी, हम आपको गुरु बना लेते हैं अपना। नहीं, गुरु मत बनाओ। कई चेलों ने मुझे पहले गुरु बनाया था, बाद में वो मेरे गुरु बन गए थे, मुझे हटा दिया। गुरु से मैं बहुत देर से आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपने मनोज, तुमने गुरु का नाम लिया तो मैं यही पूछ रही थी, आप जैसे आप में इतना टैलेंट है, आप में इतना जो भी है, उसको आप मेंटरशिप भी करते हो क्या? आप सिखाते हो किसी को? क्या आपके कोई शिष्य हैं? ना मैंने किसी को गुरु बनाया, ना किसी को चेला। इन चीजों में विश्वास नहीं है, ना बनाने की जरूरत है। कला कौन सी बेस्ट है संसार में? नृत्य मानी जाती है, वाद्य यंत्र माने जाते हैं, पेंटिंग मानी जाती है, क्योंकि इसका बड़ा आकाश है, इसके लिए भाषा की जरूरत नहीं है। आज रवि हो, रविशंकर हो, या गुलाम अली साहब, मतलब जो हमारे जो वाद्य बजाते हैं, हुसैन साहब हो तबला बजाते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, उनके लिए पूरा संसार उनके लिए खुला है। MF हुसैन है, तो पूरे वर्ल्ड के कलाकार। हम वर्ल्ड के नहीं हो सकते, हम उसी के हो सकते हैं जो हमारी भाषा जानते हैं। पर कविता क्यों बड़ी हो जाती है? क्योंकि वो सारी चीजें सिखाई जा सकती है, कविता सिखाई नहीं जा सकती। आप किसी को पोएट को क्लास में जा करके या पहली क्लास से कलम लेकर के या तबला बजा करके अपने बच्चे को सिखवा सकते हैं, पर कविता नहीं सिखाई जा सकती। सही बात है। हालांकि इसका आकार होता है, पर इसलिए बड़ी हो जाती है, सिखाई नहीं जा सकती। इनबिल्ट कहीं ना कहीं आपके अंदर जीन्स में पैदा हो। तो ये कविता की बात कर रहे हैं, तो आपने कब से वो 4 लाइनों वाला लिखना शुरू किया? उसकी प्रेरणा कहाँ से आई और कैसे शुरू हुआ? वो तो मूर्खता के लिए कोई प्रेरणा की जरूरत होती है क्या? पर ख्याल कैसे आया कि एक 4 लाइनों में लिखता हूँ मैं, या एक दिन ऐसे ही हो गया? नहीं, वैसे ही उसमें कोई उसकी कोई वजह नहीं है। 4 कह करके अगर 40 सुना दो तो इसका मतलब आप बेवकूफ बनाने में सक्षम है। सुनने वाला ये समझता है कि 4 में पिंड छूट जाएगा, ये कह करके अगला बर्बाद। तो हम आपसे आपकी कुछ दो चीजें मांगते हैं। एक ये कि आप अपनी कोई, जो आपने एक आम आदमी के ऊपर जो एक कुछ ऐसी कविताएं लिखी हैं जो आपके दिल के करीब हैं, ऐसी एक कोई कविता सुनना चाहते हैं, और एक 4 लाइनें जो नई लिखी हो। एक तो
आज मजदूर दिवस है। अच्छा 4 पंक्ति इस पर है अच्छा। कि सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। ओह वाह 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 वाह, क्या बात है, हाँ क्या बात है। सबसे बहुत अच्छे। शक्तिशाली जो है, जो सब कुछ कर सकता है, पर मजदूर की पसीने की बूंदें नहीं सुखा सकता। बहुत, क्या बात कही है। इसका वाह, मतलब मजदूर की पसीने की बूंदें से भी ज्यादा ताकतवर है। बहुत इस अच्छे। मुल्क में हर सक्षम व्यक्ति को उस बूंद का इज्जत करनी चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ हमारे मुल्क में, आपके यहाँ तो पति है ही नहीं, अमेरिका में सारे के सारे रामू मिलते हैं। सारे शहर में कौन है? रामू। रामू हाँ। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं धोना, ये धोना, वो सारा का सारा करना। हाँ। हमारे यहाँ हम लोग बहुत काहिल लोग हैं। 10 गज दूर पर फोन रखा होगा तो नौकर को आवाज दे रहे फोन उठा कर दियो। कपड़े भी वो धोएगा, है, खाना भी वो बनाएगा। आप ये सोचिए, अगर ड्राइवर भी हमारे पास है, मेरा पीए भी मेरे पास है, अगर हम इतने काहिल नहीं होते तो कितने बड़े रोजगार से लोग वंचित रह जाते। हम काहिलों ने कितने रोजगार पैदा किए। हाँ। हम आपकी तरह सारा काम कर रहे होते तो हमारा सही बात। पूरा मुल्क बेरोजगार हो गया। तो हमारी इसीलिए काहिली ने रोजगार पैदा किया। यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। हाँ, वो तो है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी उस पर चल रही है। वो तो है। उसका भी एक पेट है, उसको भी भरना चाहिए। मेरे पास एक्सेस है, हाँ। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सोसाइटी के लिए भी हो। हाँ हाँ सही बात है। तो चांद सूरज से रोशनी ले लेता है, तो इसलिए बड़ा कहलाता है, वो रोशनी हम पर भी लौटा। वरना करोड़ों सितारों की तरह हम निकलेंगे, डूब जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कब आए थे कब चले। तो जब आप समाज से कुछ लेते हैं, बदले में समाज को दुख देते हैं, सुख कुछ देते हैं, तो फिर चांद की तरह से हो जाता है। वाह तो वाह। हर व्यक्ति को एक चांद की तरह से जिंदगी जीनी चाहिए कि अगर वो सोसाइटी से कुछ ले रहा है, बदले में सोसाइटी को क्या दे रहा है, ये उसका फर्ज बनना चाहिए। आपसे बगैर आपके चाहे बगैर आपसे परमिशन लिए हम लोगों को इतना ज्ञान मिला है आज। आज सुनील शर्मा जी को जानने का जो मौका मिला है, एंड मुझे पता था कि आप में वो जो गहराई है आपकी, मैंने कुछ कविताएं जो सुनी उससे लगा मुझे कि आपके अंदर वो दर्द है, वो आम आदमी के लिए एक दर्द जो होता है, एक गहराई है, वो उसका मुझे पता था, लेकिन कितनी है ये आज पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे साथ जुड़ के जो हम लोगों को, ना हम लोगों को खाली, हम दोनों के अलावा आई होप कि इसे सैकड़ों हजारों लोग सुनेंगे और इससे कुछ कुछ मोटिवेट होंगे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ करेंगे, अपना समाज में योगदान देंगे और किसी तरह से कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। इस पे याद आया कि आपका बेटे समान प्रकाश सराफ, जिसने हमको आपसे मिलवाया, वो आजकल अमेरिका में इसी काम में लगा हुआ है। वो इतना काम कर रहा है और हम लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उसने अपनी जिंदगी इसी उसमें लगा दी है कि कैसे दूसरों के लिए कुछ कर सके, कैसे कुछ इस समाज को, उन लोगों को कुछ दे सके जिनके पास नहीं है। जितना अपने पास है और दूसरों के पास है उससे जमा करके वो कर रहा है। तो वो आपसे ही शायद कुछ सीखा हो या जैसे भी सीखा है, बहरहाल चेला आपका है। तो he's doing a fantastic job. हमारे एक कवि की पंक्ति है दो, जो कुछ संजो रहे हो वो सब केवल सपना है, जो कुछ लुटा रहे हो वो बस केवल अपना है। वाह वाह, क्या मैं बहुत तो
मैं तो विश्वास नहीं कर सकती मैं सुरेंद्र शर्मा जी से बात कर रही हूँ, बिकॉज आपके बारे में जितना सुना, जितना देखा, जितना पढ़ा, आई मीन उसके लायक नहीं इतनी है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब एक अलग ही सुरेंद्र शर्मा जी से आज परिचय हुआ और मैं बता नहीं सकती कि कितना सीखा मैंने। और ये जो हमारे साथ मनोज तिवारी हैं, उनकी भी बहुत सारी थॉट्स एंड व्यूज एंड प्रिंसिपल्स अपनी जिंदगी में बहुत कुछ आपके जैसे ही हैं, उसी तरह से सोचते हैं। सो बट बहुत ही अच्छा लगा आपसे आपको जानकर सुरेंद्र शर्मा जी। कुछ पार्टिंग एक लास्ट लाइन कुछ बोलना चाहेंगे आप देशवासियों के लिए? अमेरिका वासियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, हाँ जी। जो हमारे भारत के लोग हैं, कि यहाँ गलती करते थे तो आप बदनाम होते थे, अमेरिका में गलती करोगे तो भारत बदनाम होगा। हाँ। अपने आप को तो बदनाम करने का हक बनता है, लेकिन मुल्क को बदनाम करने का हक बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोशिश सही बात है। करेंगे, जरूर कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, और अगर दिल्ली आए तो आपके घर जरूर आके एक दिन फिर से खाना खाएंगे। थोड़ी आए थे। हाँ जी, अभी भी आए थे तो मेरे पूछकर थोड़ी आए थे। अगली बार आपसे पूछ कर आएंगे। आपसे पूछ कर आएंगे। अपना नहीं, किसी के घर को अपना घर माना जाता है तो पूछ कर नहीं आया जाता, कभी भी आया। अरे अरे अच्छा, वाह, ठीक है। या तो सही घर बात, मत कहो, घर कहो तो कभी भी आ जाओ, पूछ के मत आओ। बहुत सही बात। धन्यवाद, धन्यवाद सुरेंद्र जी। शाम को ये पूछ कर फोन थोड़ी करूंगा कि आ जाऊंगा। आप घर समझते हो तो पूछो मत, घर नहीं समझते कराना बस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।